प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार मिश्र। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वीडियो में हमने केवल आपकी कक्षा 9 का जो ये अध्याय 8 है गति, इसकी परिभाषा पर विचार किया था कि गति की परिभाषा क्या होती है, हम गति को कैसे परिभाषित करेंगे और विरामावस्था को कैसे परिभाषित किया जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ कि यदि किसी पिंड की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन होगा तो वह गतिमान कही जाएगी, अन्यथा वह वस्तु विरामावस्था में कही जाएगी। इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमें और भी चीज़ें अभी डिस्कशन करनी आवश्यक होंगी गति और विरामावस्था में। अन्य चीज़ों पर अभी और चीज़ें हमें चर्चा करनी चाहिए, परंतु हम इस अध्याय को और आगे न बढ़ाते हुए हम इसके प्रकार पर चलते हैं। सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बोर्ड पे पहले से इंकर कर दिया है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पर जो है गति कई प्रकार की होती है ना। गति कई प्रकार की होती है, कई प्रकार के मोशंस होते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में कुछ हमें पढ़ने हैं। लेकिन एक बार आइए थोड़ा सा परिचय कराते हैं। सर्वप्रथम है सरल रेखीय गति। बोलते हैं कि सरल रेखीय गति, ये बोलते हैं सरल रेखीय गति, इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इसी को रेखीय गति भी बोलते हैं। इसमें एक बात और आपको मिलेगी कि हिंदी में कई ऐसे मोशंस हैं जिनको उसी नाम से जानते हैं, ठीक। तो सरल रेखीय गति को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसी को हिंदी में एक और नाम दिया गया रिज रेखीय गति, ठीक। रिज ऐसे ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, है? रिज रेखीय, है ना, रिज रेखीय गति या सरल रेखीय गति। उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। पहला हो गया। और एक है कि एक समान गति, एक समान गति, इसी को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन एक गति हो गया सरल रेखीय गति, अर्थात उसी को बोलते हैं रिज रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। और द्वितीय क्रम में हमने कहा कि एक समान गति, इसी को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और असमान गति बोलते हैं, इसे हिंदी में नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसा आपको दिख पा रहा है, नॉन, एन नॉन, फिर थोड़ा सा डैश लगाएंगे और उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद में एक समान वृत्तीय गति है, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हो गया। और नियमित गति, इसी को रेगुलर मोशन को बोलते हैं। और अनियमित गति, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन बोलते हैं। और उसके बाद में आवर्त गति बोलते हैं हार्मोनिक, और या इसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसा आप देख पा रहे हैं, हार्मोनिक और पीरियोडिक मोशन। उसी के बाद हम कहते हैं कि अगला है दोलन गति, अथवा इसी को कंपन गति बोलते हैं। दोलन गति को ऑक्सिलेटरी मोशन बोलते हैं। और उसको बाद में कंपन गति को क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। उसके बाद में घूर्णन गति होता है, रोटेशनल मोशन होता है। उसके बाद में जो है वृत्ताकार, ये वृत्तीय गति, वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। आज बहुत से लिखे मिलते हैं और छोटी छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा। और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे अभी कक्षा 11 में एक चीज बच्चों को और बता देना चाहते हैं। इस पर हम चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा और अभी थोड़ी सी और बातें बता देना चाहते हैं आपसे कि ये गति जो अध्याय है
जिसे आप और हम समझते हैं कि ये फिजिक्स की समझ लीजिए एबीसी है, फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की एबीसीडी है, समझ लीजिए फंडामेंटल फंक्शन समझ लीजिए आप। और आपको बता दें आपकी एक परीक्षा होती है एनटीएससी की परीक्षा होती है, उसमें ये चैप्टर है, उसमें वो चैप्टर है। तो यह वीडियो आप कक्षा 9 के बच्चों के लिए तो लाभकारी है ही, और इस साथ ही साथ जो बच्चे कक्षा 10 में हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके बावजूद वो पढ़ भी चुके हैं इसके बावजूद, ठीक। और यह वीडियो जो है छोटी कक्षाओं के लिए, कक्षा 6, 7, 8 और भी जितनी क्लासेस हैं उनमें भी ये कुछ ना कुछ लाभ देगा, ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर कि ऋज रेखीय गति होती है, सरल रेखीय गति उसी को बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। नियमित गति आपने देखा, अनियमित गति देखा है, एक समान वृत्तीय गति देखा आपने, है जितनी जितनी गतियां देखा आपने, सब इतनी गतियां हैं। परंतु एक चीज आपको बच्चों बता देना चाहते हैं, हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है सरल रेखीय गति पढ़नी है, अर्थात ऋज रेखीय गति पढ़नी है। हमें पढ़ना है कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में एक समान वृत्तीय गति, एक समान गति पढ़नी है, असमान गति पढ़नी है, एक समान वृत्तीय गति पढ़नी है, और उसके बाद में जो है और ये छोटी छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा। तो पहली बात तो आप इसको नोट कर लें, पहली बात तो इसको नोट कर लीजिए। अब बोर्ड पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, और मैं आपको नोट्स भेजूंगा, मैं स्वयं लिखकर भेजूंगा। लेकिन बच्चों एक चीज बता देना चाहते हैं आपको कि सबसे पहले एक बात जानिए आप कि ये इतना इम्पोर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं आपको बता दूं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, और यह चैप्टर बहुत ही लाभकारी है आप लोगों के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप जब बड़े होंगे, धीरे धीरे कोई एग्जामिनेशन देने जाएंगे, वहाँ आपसे बता रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैं पीएचडी का आरएमएल यूनिवर्सिटी फैजाबाद का पीएचडी का पेपर देने गया था, और 2-3 क्वेश्चन केवल वो मोशन से आए थे उस पीएचडी के पेपर में। मुझे याद है, आई नो इट वेरी वेल, और मुझे ये भी याद है कि उसमें से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं था, और वो क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था। इसलिए वास्तव में ये एक चीज बता दें, जब कोई अध्यापक किसी बच्चे को पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उसकी महत्ता को नहीं बता पाते। बच्चों को अगर आप बताएंगे, इसका इम्पोर्टेंस बताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा फोकस करेंगे इस। हम आपको बता दें, सोशल साइंस हम जब पढ़ते थे तो सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस टीचर पढ़ाते थे और कह देते थे कि यहाँ से जो है, कह देते थे कि यहाँ से और यहाँ तक इसका आंसर है और लिख के ले आइएगा। कभी हम लोगों को समझाया नहीं गया अच्छी तरीके से। लेकिन बाद में ये पता चला कि यदि हम लोगों को सोशल साइंस वगैरह इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि अगर पहले से अच्छी तरीके से जो है आत्मसात कराया गया होता, तो आज कहीं ना कहीं हमारा जीएस का जो पोर्शन होता वो बहुत ही उच्च श्रेणी पे पहुंचता, और आने वाली वैकेंसीज, जितनी भी नौकरी या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें हम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाते। इसलिए बच्चों, मैं उस बात को, अपने टीचर्स की बातों को मैं आपके साथ दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, पहले इस बात से आगाह कर देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर आपका है, ये चैप्टर आप रेलवे की परीक्षा देंगे या कोई भी परीक्षा आगे देंगे 2-4 साल बाद, आज आप 9th में, आज आप 10th में, 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी 5 साल बाद, 6 साल बाद, लेकिन अच्छी तरीके से ये आज पठन पाठन किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको लाभ पहुंचेगा। हाँ, कक्षा 11, अभी आप कक्षा, मान लीजिए आप मान क्या लेना है, ही है, कक्षा 9 में है, आपके ये पाठ्यक्रम में ये अध्याय है। लेकिन कक्षा 10 में यह अध्याय नहीं है, मोशन चैप्टर नहीं है। कक्षा 11 में सीधे मिलेगा आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा।
कई चैप्टर्स मिलेंगे वहां पे, कई चैप्टर्स आपको मिलेगा। एक समान वृत्तीय गति का पूरा आज हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन वहां एक चैप्टर ही रहेगा। तब आपको यह आभास होगा कि वास्तव में हमारे टीचर ने अगर हमारे 9th में ही आगाह कर लिया होता और आगाह कर दिया होता और अच्छी तरीके से हम अगर उसमें थोड़ा सा हम और अच्छी तरीके से पढ़ लिए होते तो आज ये मंजर कुछ और होता, है ना। तो बच्चों कोई भी बातें करेंगे, कोई भी चीज पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, अन्यथा ये इसका परिणाम आगे बहुत दुष्कर होगा। अब इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बात जानिए कि ये जो टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार जितना हमने लिखा है, अभी और बढ़ भी सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, प्रक्षेप गति होता है, ठीक है। आगे देखिए, आप इंटर में पढ़ेंगे, प्रक्षेप गति होता है ना। वो जब कोई बॉल जो है ऐसे करके फेंकी जाती है, तो ऐसे करके आती है, फिर वो धीरे धीरे उसके वेलोसिटी घटती है और ऐसे से करके वो बाद में पढ़ेंगे, वो प्रक्षेप गति वहां पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं उसे, वो पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट ढेर सारे गति 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 पता नहीं कितनी गतियां पढ़ेंगे, बहुत लाजवाब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो ये मत सोचिए बस इतना ही है, अभी संसार बहुत बड़ा है ना। तो सबसे पहले बच्चों एक चीज आपको बता दें कि हमें अभी कुछ चीजों पे विचार करना है। हम अभी डेफिनेशंस हम सीधे पढ़ेंगे। देखिए एक चीज बता दूं, हमने ऐसे बता दिया, हम ऐसे ही आपको हम एक एक की डेफिनेशन बता देंगे, एग्जाम्पल बता देंगे, और चूंकि आपके पाठ्यक्रम में जैसे है वैसे बता देंगे। लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए कि तो हम कहेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। आप अभी हम इसको क्यों बताएं आपको भाई, एक जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन को हिंदी में विमा बोलते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन एक विमीय गति है, 1 डायमेंशनल मोशंस एक विमीय गतियां, 2 डायमेंशनल मोशंस द्विविमीय गतियां, और जो है कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन और त्रिविमीय गतियां। गतियां वास्तव में 3 प्रकार की इस तरीके से होती हैं। जब आप कक्षा 9 में आपको गणित का अध्याय निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ाएंगे तब आप जान पाएंगे कि व्हाट इज ये डायमेंशन। गणित में डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई से जो भी चीजें हम बाद में बात करेंगे। इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन मोशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 वर्ड्स, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, ठीक। लेकिन हम उस पर अभी आपको नहीं ले चलेंगे। हम कक्षा 9 के जिस तरीके से पाठ्यक्रम है उस तरीके से हम आपको सिंपल बताने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ओपन करके आपको बता दिया कि आपको मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली इस पर थोड़ा सा आपके दिमाग में बना रहे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कि एक समान गति क्या होती है। अंग्रेजी में उसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति, एक समान गति। तो एक समान गति जैसे लिखा है आप देख पा रहे हैं, एक समान गति यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म मोशन, MOTION मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। जब कोई पिंड, जैसे हम ही हैं, हम साइकिल लेके जा रहे हैं, है ना, तो हम कहते हैं जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस पिंड की या उस वस्तु की इस प्रकार की जो गति होती है, इस प्रकार का जो मोशन होता है, वो उसे क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि
हम घड़ी में देखें 1 बज रहा है, हम लखनऊ रोड से अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट के सामने हमने लखनऊ के लिए जाने लगे और 1 घंटे में हम पहुंच गए 47 किलोमीटर, 47 किलोमीटर ट्रेवल इन 1 आवर्स। उसके बाद में अगला 1 घंटा जो हो, 1 घंटा फिर हम ट्रेवल करें और हम देखें कि उसमें उस 1 घंटे में भी, अगले 1 घंटे में भी हम जो है 47 किलोमीटर ट्रेवल करें। फिर हम अगले 1 घंटे में फिर देखें, चलते जाएं और फिर 47 किलोमीटर ट्रेवल करें। ठीक, तो हम देख रहे हैं बच्चों कि हम समान समय अंतराल में 1 ही घंटे में 47, फिर अगले 1 ही घंटे में 47, फिर अगले 1 घंटे में 47, इस प्रकार जो हमारी परिभाषा है वो उसको पूर्णता मिली। अर्थात जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो पिंड की या वस्तु की इस प्रकार की जो गति होती है उसे कहते हैं एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं असमान गति। अब इसी क्रम में बच्चों हम देखते हैं असमान गति। अभी हमने क्या पढ़ा? एक समान गति। अब हम जो है पढ़ते हैं असमान गति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जस्ट उसका उल्टा है कि यदि कोई पिंड या यदि कोई वस्तु, यदि असमान गति की बात बता रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पे हम बात कर रहे हैं कि जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो पिंड की या वस्तु की इस प्रकार की गति को असमान गति कहा जाएगा। कि जब कोई पिंड समान समय अंतराल में, जब कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान गतियां दूरी तय करे तब पिंड की इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? असमान गति कहेंगे, अर्थात नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पहले एक समान जैसे गति में बताया था यूनिफॉर्म मोशन में कि जो है मैं लखनऊ रोड पे अपने यहाँ पहुँचा और मेन हाईवे पे, और फिर हमने क्या किया, हमने घड़ी देखा 1 बज रहा, ठीक। उसके बाद में मैंने क्या किया बच्चों, हमने स्टार्ट किया गाड़ी चलाना। और मैं कहाँ जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टू लखनऊ टू वैंडरिंग हियर एंड देयर, घूमने इधर उधर जा रहा हूँ, ठीक। अब हमने क्या देखा कि हमने देखा कि 25 मिनट हम गाड़ी चलाते रहे, तो हम गए 20 किलोमीटर। हमने देखा कि प्रथम 25 मिनट में हम गए 20 किलोमीटर, फिर अगले 25 मिनट में हमने देखा हम गए 5 किलोमीटर, फिर अगले 25 मिनट में हमने देखा हम गए 40 किलोमीटर। तो यहां हम देख रहे हैं कि हम ही समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? अरे भाई कोई ट्रक आ गया, कोई सड़क कहीं बंद नहीं होगी, कहीं कुछ हो गया है, तो हम क्या हुआ कि समान समय अंतराल में अगर हम मेजर करें कि 25 मिनट में इतनी दूरी चली, फिर 25 मिनट में घट गई, फिर बढ़ गई है, 25 मिनट हमने देखा, मेजर किया, तो समान समय अंतराल में हमने देखते हैं कि समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय किया नहीं किया। तो हमने कहा कि ये जो है कि हम जो गति जो ये हमारी जो ये गति है ये असमान गति है, अर्थात नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इट मीन्स दैट हम दोबारा पूरा कह देते हैं कि असमान गति किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि जब कोई पिंड, जब कोई बॉडी, जब कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है तो पिंड की या वस्तु की इस प्रकार की जो गति है उसे असमान गति कहा जाता है, ठीक। बच्चों, इसी क्रम में हम अगला टॉपिक लेते हैं कि एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति को जानने से पहले हम वृत्तीय गति जाने कि वृत्तीय गति होती क्या है। वृत्तीय, वृत्त माने क्या होता है? वृत्त
माने होता है सर्किल। अब ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। अब ये तो आंच पंच लग रहा है, ये प्रकाश से अगर ऐसे खींच दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त बन जाएगा ना। अगर ये वृत्त मान लो भैया, हम कह रहे हैं मान लो, तो ये वृत्त है। तो अगर कोई पिंड है, अगर कोई बॉडी है, तो अगर वो इस पथ पे सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है अर्थात सर्किल, अगर कोई सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय पथ है और उस पर गमन कर रहा है अर्थात चल रहा है, तो पिंड की जो इस प्रकार की गति होगी वो क्या वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक, तो जब कोई पिंड या जब कोई कण या जब कोई वस्तु जो है किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो पिंड की या कण की या जो भी है कहें, उसकी इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। लेकिन हमारी बात ये यहीं खत्म नहीं होती, हम बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति की। तो हम ये कहेंगे कि जब कोई पिंड या जब कोई कण या जब कोई पिंड कहें या जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलता है, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलता है, तो पिंड की इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति अर्थात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। पहली बात जानिए बच्चों कि अगर कोई सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर कहा गया बन गया है, ये मान लीजिए सर्कुलर है, तो अगर कोई बॉडी है और वो क्या करता है कि मतलब एक मिनट हमने देखा यहाँ से स्टार्ट किया तो निश्चित उसने पाथ ट्रेवल किया, फिर हमने देखा 1 मिनट, फिर उतना ही पाथ इसने ट्रेवल किया, फिर उतना हमने देखा, फिर उतना ट्रेवल किया। तो हम कहते हैं कि जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु या जब कोई बॉडी, कुछ भी लिखो, आपको लिखना है तो आप लिखिए, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलता है, तो उसकी इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ये हो गया एक समान वृत्तीय गति की बच्चों परिभाषा होगी। ठीक, एक समान वृत्तीय गति की परिभाषा होगी, है ना बच्चों। इसी क्रम में हम अगला जो हमारे पाठ्यक्रम में है रिज रेखीय गति, उसी को हम कहते हैं सरल रेखीय गति और अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? रिज रेखीय गति, रिज रेखीय गति या सरल रेखीय गति, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। कि जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु, जब कोई बॉडी किसी रिज रेखीय पथ पर एक ही दिशा में गति करता है, तो पिंड की या वस्तु की इस प्रकार की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? रिज रेखीय गति कहते हैं या सरल रेखीय गति करते हैं। अब रिज रेखीय मार्ग पर हमने कहा अर्थात सरल रेखा, जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु एक रिज रेखीय मार्ग पर गति करता है एक ही दिशा में, मतलब यह एक सरल रेखा में गति करता है, तो पिंड की इस प्रकार की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, अर्थात जो है सरल रेखीय गति करते हैं। इसको सरल रेखीय गति आपकी पुस्तक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और मेन क्या है, ये एक शब्द इसके लिए और है, रिज। ठीक, तो रिज रेखीय गति असल रेखीय गति होता है। ये जो है वीडियो आज हमने आपके पाठ्यक्रम पर हमने केवल बताया। इसके बाद जो है हम अगला जो क्रम है उसको बताने से पहले एक चीज़ आपसे बता देना चाहते हैं कि आप लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाए आत्मसात कर लें और उसका डे बाय डे नोट्स बनाकर भेजें। और यह वीडियो आपका इस अध्याय का द्वितीय वीडियो है और जितनी भी चीज़ें आपको इसकी बताई जाएंगी, अगर आपको कोई चीज़ शंका समाधान रहता है, कोई शंका है अगर आपको, तो आप मुझे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो कॉल कर सकते हैं और कभी भी हमसे आप किसी भी शंका समाधान के लिए जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। हम इस वीडियो के अंतर्गत हम जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है गतियों के प्रकार में, हम उतना आपसे हमने बातें किया कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा हम नेक्स्ट डे आपको जो
आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में या आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। गतियों के प्रकार हैं, घूर्णन गति क्या होता है, कंपन गति क्या होता है, दोलन गति क्या होती है, आदि आदि चीज़ों के बारे में हम और अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस क्रम को तोड़ते हुए सबसे पहले हम वास्तव में जो है हम आपको बता देना चाहते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं और भौतिक राशियां कितने प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं। ठीक, भौतिक राशियां कितने भागों में बांटी गई हैं। आपको एक चीज बता दें कि ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में आपने देखा होगा, ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में देखा होगा आपने कि जब फसल की दमाई होती है, मड़ाई होती है, तो करते क्या है कि गेहूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है या मक्का बहुत ज़्यादा मात्रा में या सरसों बहुत मात्रा में या कोई भी अनाज बहुत मात्रा में होता है, तो वो खुले प्लेस में ऐसे मतलब बोरे वोरे में नहीं करते, ऐसे ऊंचा बिल्कुल रख देते हैं। तो हम ऐसे जब देखते हैं इतना ऊंचा खुले में पड़ा है तो कहते हैं ये गेहूं की राशि है, ये धान की राशि है, ये मक्की की राशि है, ये ऐसी राशि है, वैसी राशि है, जो जिसकी होती है हम उसी को कहते हैं ये उसकी राशि। लेकिन वास्तव में जो है हमने राशि शब्द सुना है और एक राशि शब्द और सुना है। कहते हैं अखबार में निकलता है सिंह राशि, राशि राशि, ये भी सुना है। लेकिन वास्तव में जो है भौतिक विज्ञान में कुछ ऐसी टर्म हैं जिन्हें प्रयुक्त किया जाता है और उन्हें हम जो है उनको हम राशियां कहते हैं। और चूंकि भौतिक विज्ञान में वो प्रयुक्त होती हैं इसलिए उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक, और ये भौतिक राशि क्या होती है इस पर चर्चा करें। और उसके बाद में जो है यह जो राशियां हैं कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, क्या कौन कौन सी, उस पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में सदिश राशियां और अदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। अब आइए हम देखते हैं कि भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां जो होती हैं, हमने कहा कि राशियां, हमने आपको बताया कि राशियां आपको एक सामान्य शब्द से पता, हमने जो है जो था वो हमने आपको बताया कि आप दिन प्रतिदिन सुनते तो रहते हैं, लेकिन वो उसके इतर जो है भौतिक विज्ञान में जो प्रयुक्त राशियां हैं उनको भौतिक राशियां कहते हैं। अब इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, कि वे भौतिक राशियां जिनका मापन, वे भौतिक राशियां जैसे लंबाई, बल, समय, वेग, त्वरण, चाल, इसके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वे भौतिक राशियां जिनका मापन भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त, भौतिक विज्ञान के विभिन्न प्रकार के नियमों व सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु आवश्यक होता है। ऐसी भौतिक, इसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कही जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिनका मापन भौतिक विज्ञान के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों व नियमों के प्रतिपादन हेतु तो आवश्यक होता है। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम, ये क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, माने भौतिक राशियां ये सब कहलाती हैं। जैसे लंबाई है, ताप है, दाब है, ज्योति तीव्रता है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है कि ये जो परिभाषा है इसको समझने में थोड़ी सी आपको कठिनाई हो, लेकिन ये चीज़ें, इन चीज़ों पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। पहले आप ये जानिए कि आप हो ऐसे अभी इसको जान लीजिए। ठीक, उसके बाद में जो है इन्हीं भौतिक राशियों को वास्तव में दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया, दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया। एक होता है सदिश राशियां और दूसरा क्या है, अदिश राशियां। बच्चों, इसी क्रम में अगर भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन, हमने कहा कि भौतिक राशियां मुख्य रूप से दो प्रकार, मुख्य रूप से क्या, भौतिक राशियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। एक है सदिश राशियां और एक है अदिश राशियां। यहां कहते हैं कि सदिश माने सामान्य सहित, माने दिशा सहित, मतलब
हम कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए वेग है, त्वरण है, बल है, ठीक, ये आप पढ़ोगे जब डेफिनेशन आप वेग की जानेंगे, त्वरण की, एक्सेलरेशन की जानेंगे, बल की अर्थात फोर्स की जानेंगे, या आप जितनी भी चीजें आज में, इसके अलावा और भी हैं, तो ये ऐसी भौतिक राशियां, चाहे ये हो, कोई हो, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए, पूर्णतया रिप्रेजेंट करने के लिए, पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। बच्चों कहते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियों को क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत हम कहते हैं कि अदिश राशियां, अदिश माने रहित, समझ लो, दिश माने दिशा, अर्थात दिशा रहित, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अदिश राशियां जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनको पूर्णतः रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती। हम ऐसे कहेंगे कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ऐसी भौतिक राशियों को क्या कहते हैं? ये हम कहते हैं अदिश राशियां कहा जाता है। अब इसमें आपका समय है, चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, आदि और भी चीजें बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं। ये जो भौतिक राशियां देख रहे हैं, ये भी भौतिक राशियां हैं, चाहे वो समय हो, चाल हो, दूरी हो, द्रव्यमान जो भी हो, और ये भी भौतिक राशियां हैं, वेग, त्वरण, बल आदि जो भी भौतिक राशियां। लेकिन ये जो भौतिक राशियां हैं इसे बोलते हैं अदिश राशियां, और ये जो भौतिक राशियां हैं इनको बोलते हैं सदिश राशियां। अब बात यह, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान हमने कहा कि जैसे आप किसी पूर्णतया रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे किसी के पास जाएंगे सब्जी लेने, तो उसके बाद में मान लीजिए आपने कहा किसी आदमी से कि जो है 2 किलो आलू दे दो। आपने 2 केजी जो कहा वो केवल आपने मैग्नीट्यूड बताया, परिमाण आपने बताया, जो हम कहते हैं 2 केजी। तो ये 2 केजी दो क्या है? ये हमारा मैग्नीट्यूड है, हमारा द्रव्यमान है, हमारा परिमाण है, इसे आपने कहा। और ये तो कहा नहीं कि 2 किलो आलू हमें दक्षिण दे दो, उत्तर दे दो। अरे चलो अभी और कोई नहीं है, नहीं, अगर कोई बेच रहा हो, बेच रही हो, किसी और से कह दो तो नाक कूटा जाओगी, हैं? तो ये जानिए, सब अगर एक बार कह दीजिए कि 10 किलो आलू मुझे दे दीजिए, तो वो समझ जाएगा, समझ जाएगी, या जो भी होगा है कि हाँ 10 किलो आलू मांग रहे हैं, को दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वास्तव में जब हम इनकी परिभाषा, ये भौतिक राशियां जो दिख रही हैं, इनको अगर पूर्णतया समझना है, आत्मसात करना है, तो वास्तव में क्या है कि जब आप इन चीजों को आगे हम पढ़ लेंगे, तब ये जो परिभाषा कह रही है ये इसकी पूर्णता हो जाएगी। ये इससे पहले हमें बता देना आवश्यक था, क्योंकि बार बार हम लिखेंगे, जब हम पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, तो हम वो कहेंगे ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, ऐसी राशियाँ वो वैसी राशियाँ हैं। तो पाठ्यक्रम से हम चलते हैं, और यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बता देना आवश्यक है। ठीक, तो बच्चों जो है, इसी के साथ ये आज हम लोगों का ये संपूर्ण हुआ कि भौतिक राशियां 2 प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती हैं। इनकी ये परिभाषा हम लोगों ने देखा, और इसको हम आगे देखेंगे कौन सी भौतिक राशियां परिभाषा में सदिश राशियां कह सकते हैं और किसे अदिश राशियां कह सकते हैं। बच्चों, ये आपकी NCERT की किताब है, NCERT पाठ्य पुस्तक है। ये हमारी पुस्तक है NCERT की हिंदी वर्जन, और आपको हिंदी जो NCERT की पुस्तक है वही आपको जो है उसी को ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारा सब हो गया है। अब NCERT की जो पुस्तक है उस पर
उसका क्रियाकलाप जो है, क्रियाकलाप 8.1 और पेज नंबर की अगर हम बात करें तो 108, NCERT की पुस्तक 108 पेज नंबर पर क्रियाकलाप 8.1, 8.2 और उसके बाद में क्रियाकलाप 8.3, क्रियाकलाप 8.4 और क्रियाकलाप 8.3 और 8.4 बच्चों जो है ये आपका जो है पेज नंबर 110 पर है, ठीक। और उसके बाद में क्रियाकलाप 8.5 ये भी आपका 110 पेज नंबर पर है। आज चीज़ों को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है और समझना है। जितनी भी परिभाषाएं हम लोगों ने बात की, जितना भी पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में और आज हमने जो भी बातें की हैं, हम अगर देखें तो ये जितने क्रियाकलाप हैं मैंने आपको बताया, ये क्रियाकलाप आपको समझने में तनी भी मतलब जो है दिक्कत नहीं होगी, तनी भी आपको कोई किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसी क्रम में थोड़ी सी बातें और आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो भी चीज़ पढ़ाई जाए, आपको जो भी चीज़ें आपसे शेयर की जाएं, जो भी चीज़ें आप पढ़ाई जाएं, आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं और इसके बाद जो भी चीज़ें कराई जाए इसकी बाकायदा नोट्स बनाइए और उसके बाद में पहले रफ में बनाइए और उसके बाद में जो है फिर पूरे लेक्चर को सुनने के बाद आप इसमें रफ कॉपी में पहले आप एक नोट्स बना के तैयार कीजिए और उसके बाद मुझे भेजिए और यदि मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं उसको सुधार करा करके और आपको ये जो है आदेशित करूँगा, कह लूँ कि आपको फिर कॉपी में लिखने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।